वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को प्रभावित करने वाले कारक यह डिस्कस करूंगी। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के जो डी ऑर्बिटल्स हैं किसी मेटल के वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी मेटल के पास में जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि अगर वो क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में या लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं तो वो डीजेनरेट होते हैं और समान ऊर्जा पर होते हैं। लेकिन जब वो किसी लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये जो पांचों जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी डीजेनरेसी लेफ्ट हो जाती है और अब ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। T2G कक्षक जिसमें कि 3 कक्षक होते हैं DXY, DYZ और DZX और EG कक्षक DX2Y2 और DZ2। अब हमें ये भी ज्ञात है कि ये जो T2G और EG कक्षक हैं इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको कि हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और O क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा फील्ड है वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, यानी कि मेटल के चारों तरफ 6 लिगेंड्स उपस्थित हैं। अब ये जो क्रिस्टल फील्ड वाले जो फैक्टर्स जो पैरामीटर्स हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, यानी कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है इसमें हमें मालूम है कि इस विभाजन ऊर्जा यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंस है। विभाजन ऊर्जा हमने क्या कहा, डेल्टा। अब ये जो विभाजन ऊर्जा है डेल्टा, इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है कि डेल्टा के मान के द्वारा ही हम संक्रमण आयनों के जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल के आयन्स हैं उनके कलर, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे और गुणों की व्याख्या यानी कि उनका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब जो हमारे अलग अलग लिगेंड्स हैं उनकी जो सामर्थ्य है यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उस फील्ड के निर्माण में वो अलग अलग होती है। कुछ तो ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड को बहुत जिनका क्रिस्टल फील्ड कैसा होता है, बहुत वीक होता है, और कुछ लिगेंड्स का क्रिस्टल फील्ड कैसा होता है, बहुत प्रबल होता है। इसलिए अगर हमने कोई एक मेटल लिया और उसके साथ हम अलग अलग लिगेंड्स लगा करके कॉम्प्लेक्स बनाएं तो डेल्टा का मान भी अलग अलग होगा। यानी कि मेटल एक है, आप उसके कॉम्प्लेक्सेस ऐसे लीजिए जिसमें कि अलग अलग लिगेंड्स हैं, तो आप ये देखेंगे कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, अलग अलग होगी। अब इसका मतलब क्या है कि लिगेंड जो है वो ये इन्फ्लुएंस डाल रहा है क्रिस्टल फील्ड में कि डी कक्षकों की स्प्लिटिंग कम हो या ज़्यादा हो। अब यहाँ आपको एक सीरीज़ दिख रही है जिसको कि हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने अलग अलग लिगेंड्स को उनके घटते हुए फील्ड स्ट्रेंथ के क्रम में रखा है। यानी कि जो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो लिगेंड दिख रहा है जो कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, और जो आपको लास्ट में दिख रहा है आयोडाइड, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम है। तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई है वो किस हिसाब से बनाई गई है, लिगेंड्स की सामर्थ्य के घटते हुए क्रम में। ठीक है, अब जैसा कि लिगेंड्स के लिए हमने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई उसी तरह से हम मेटल्स की भी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बना सकते हैं। मेटल्स की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको यहाँ दिख रही है जो कि प्लेटिनम +4 आयन से शुरू है और Mn+2 तक है, और ये भी इसी तरह से बनाई है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर मेटल आयन अरेंज्ड है वो कैसा है, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर लिगेंड कोई कॉमन रख लिया और इन मेटल्स को बदलते जाएं। लिगेंड कॉमन है, आप ये बात मानते हैं कि जब भी हमें
कोई कंपैरिजन करना है तो हमें एक फैक्टर को फिक्स करना पड़ेगा। तो जब हम मेटल की सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो हमें मेटल चेंज करना है, लेकिन लिगेंड को क्या करना है, स्थिर करना है। तो उस तरह से ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई मेटल इस सीरीज़ के लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर वो राइट हैंड साइड पर आ रहा है तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू घटती चली जाएगी। अब हम यहाँ कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि डेल्टा के मान को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ये डिसाइड किया जाएगा। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं धातु आयन पर आवेश, यानी कि मेटल के ऊपर क्या चार्ज है। अब आप ये देखते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल का एसोसिएशन किससे होता है, लिगेंड से होता है। जितना ज़्यादा मेटल और लिगेंड का अट्रैक्शन, इंटरेक्शन, एसोसिएशन होगा, उतना ही जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर डेल्टा की वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। तो अगर धातु आयन पर आवेश हम बढ़ाएं, हम बात कर रहे हैं पहले फैक्टर की, धातु आयन पर आवेश की, तो जैसे जैसे धातु आयन पर आवेश बढ़ेगा तो वो लिगेंड को अधिक बल से आकर्षित करेगा, और इसलिए डेल्टा का मान भी बढ़ जाएगा। और आपको अभी अभी जो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मेटल के लिए लिखी है उससे भी आप ये जज कर सकते हैं कि जो सबसे पहला आपको मेटल आयन लिखा है वो प्लेटिनम +4 है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, +4 है। जबकि बाद में जो कॉम्प्लेक्स जो मेटल आयन्स लिखे हैं उनके ऊपर चार्ज घट रहा है। तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि धातु आयन पर आवेश अगर बढ़ेगा तो लिगेंड की तरफ उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा और डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि जो पांचों डी कक्षक हैं वो जब स्प्लिट होकर के T2G और EG कक्षक बनाते हैं तो उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कैसा होगा, ज़्यादा आएगा। अब एक एग्जाम्पल की तरह से हम देख सकते हैं कि हम एक कोई कॉम्प्लेक्स लें जिसमें कि लिगेंड तो एक ही है। आपको ये बताया कि एक फैक्टर आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स लिया वो आयरन का लिया। आयरन +2 है, +2 चार्ज है आयरन पर, और 6 उसके अंदर H2O मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स लगे हैं। इसके लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 9400 सेंटीमीटर इनवर्स। जबकि अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें कि आयरन पर +3 चार्ज है, लिगेंड सेम रहेगा H2O, 6 लिगेंड्स, उसके लिए आपके लिए डेल्टा की वैल्यू आ रही है 13600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मेटल पर चार्ज ज़्यादा होता है, लिगेंड अगर सेम है तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं संक्रमण श्रृंखला की। संक्रमण श्रृंखला का क्या मतलब है, हमें मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में जो संक्रमण श्रृंखला हम स्टडी करते हैं वो कौन कौन सी हैं, 3D, 4D, 5D। 3D के नीचे 4D, 4D के नीचे 5D। अब एक संक्रमण वर्ग में यानी ऊपर से नीचे आने पर अगर हमने लिगेंड तो कॉमन लिया और मेटल कैसे ली, एक मेटल ली हमने 3D सीरीज से, एक हमने ली उसी के नीचे 4D सीरीज से, और एक हमने ली उसी वर्ग में 5D सीरीज से। तो ऊपर से नीचे आने पर डेल्टा की वैल्यू कैसी होती है, बढ़ती जाती है। हम ये देखते हैं कि 3D श्रृंखला से अगर हम 4D श्रृंखला में आते हैं तो डेल्टा का मान लगभग 40 से 50% बढ़ जाता है, और 4D से 5D में आने पर ये अभिवृद्धि यानी कि ये जो इंक्रीज़ है वो 20 से 30% का होता है। और अब 3D जो कक्षक हैं ऊपर से नीचे आने पर, कहाँ से, 3D से 4D, 4D से 5D आने पर 3D कक्षक अपने नाभि से दूर होते जाते हैं, और अब इसके अंदर जो डेल्टा की वैल्यू है वो कैसी होती जाती है, बढ़ती जाती है। और हम देख रहे हैं कि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रृंखला के जो संकुल हैं वो कैसे होते हैं, लो स्पिन वाले। लो स्पिन का क्या मतलब हुआ, लो स्पिन ये शो करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो T2G में क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है, युग्मन कर रहा है बजाय EG में जाने के, और इसलिए स्पिन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं क्योंकि डेल्टा की वैल्यू क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब हम बात करते हैं लिगेंड की।
अभी तक हमने जो दोनों फैक्टर्स डिस्कस किए वो किए मेटल के। अब लिगेंड की बात करते हैं कि लिगेंड का आकार और उसकी ध्रुवणशीलता। अब लिगेंड का जो आकार है वो इन्फ्लुएंस डालता है डेल्टा की वैल्यू पर। जितना लिगेंड का आकार बड़ा होगा वो मेटल के साथ इंटरेक्शन कम कर पाएगा। ये आप समझ रहे हैं कि साइज अगर बड़ा है तो वो उसकी ध्रुवणशीलता कम है और वो मेटल के साथ इंटरेक्शन कम कर पाएगा। कम कर पाने से डेल्टा कैसा आएगा? कम आएगा। अगर लिगेंड का साइज छोटा है तो उसका पेनिट्रेशन इंटरेक्शन मेटल की तरफ ज़्यादा होगा। साइज अगर छोटा है तो ज़्यादा होने से मेटल की तरफ ज़्यादा उसका अट्रैक्शन होने से डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यानी कि लिगेंड का साइज और डेल्टा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम ऐसी बात करें कि हमारे पास दो लिगेंड्स हैं और उन दोनों लिगेंड्स का जो साइज है वो तो बराबर है लगभग, लेकिन लिगेंड पर चार्ज अलग अलग है। तो आप ये समझिए कि जितना लिगेंड पर चार्ज ज़्यादा होगा डेल्टा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जिस तरह से मेटल पर चार्ज ज़्यादा होने से डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसी तरह लिगेंड पर चार्ज ज़्यादा होने से भी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अब मेटल की तरफ ज़्यादा फोर्स से आकर्षित होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट फैक्टर की, लिगेंड्स पर पाई कक्षकों की उपस्थिति। यहाँ जो लिगेंड्स हम बात कर रहे हैं वो दो तरीके के बंध मेटल के साथ बना सकते हैं। कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो केवल सिग्मा बंध बनाते हैं, जैसे कि NH3 इसका एग्जाम्पल है। अमोनिया जो है वो केवल सिग्मा बंध मेटल के साथ में बनाएगा। लेकिन कुछ जो लिगेंड्स हैं वो ऐसे हैं जो कि सिग्मा के साथ साथ पाई बंध भी बनाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड लिगेंड्स हैं। तो जिस तरह से आप लोग पहले पढ़ चुके हैं बैक बॉन्डिंग यानी कि पश्च बंधन, काफ़ी डिटेल में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जब हमने बॉन्डिंग जो है वो पढ़ी थी मेटल और लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस की, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, तो सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध भी बनता है। और जब पाई बंध बनता है तो उससे सिस्टम में स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है और ऐसे जो लिगेंड्स हैं वो मेटल के डी कक्षकों को ज़्यादा स्प्लिट कर पाएंगे और उनके लिए डेल्टा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। यानी कि जो पाई अतिव्यापन वाले जो लिगेंड्स हैं उनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो सिग्मा वालों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है और उनको ही हम पाई जो डोनर पाई वाले जो लिगेंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रबल क्रिस्टल फील्ड वाले लिगेंड्स। और अभी आप देखिए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि यहाँ जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो लिगेंड्स की रखी, उसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल लिगेंड्स हैं। उनका यही रीज़न है कि इसके अंदर पाई बंधन भी पॉसिबल है। जबकि आप इस सीरीज़ में बाद की तरफ देख रहे हैं हेलाइड्स आ रहे हैं और इनके अंदर केवल सिग्मा वाला जो बंध है मेटल के साथ में वो संभव है। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक आधार ये भी है और एक ये भी रीज़न है। तो अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जिसमें पाई बंधन है वो वाले जो लिगेंड्स हैं जो पाई बंधन भी करते हैं सिग्मा के साथ साथ, वो एक प्रबल फील्ड लिगेंड हैं। और अब हम लास्ट बात करते हैं संकुल की ज्यामिति की। ज्यामिति का ये मतलब है कि संकुल में मेटल है और लिगेंड्स हैं। अब कितने लिगेंड्स मेटल के चारों तरफ लगे हुए हैं वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। यहाँ आपके सिलेबस के हिसाब से हम बात करें तो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास में कितने लिगेंड्स हैं? 6। जबकि टेट्राहेड्रल में मेटल के पास कितने लिगेंड्स हैं? 4। तो अब आप देखते हैं कि डेल्टा का मान संकुल की ज्यामिति पर भी निर्भर करता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर धातु और लिगेंड अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय ज्यामिति में अरेंज हैं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए
डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा आएगी बजाय टेट्राहेड्रल के लिए जिसमें कि सिर्फ 4 ही लिगेंड्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मेटल को। तो इस तरह से आपके लिए जो और भी ज्योमेट्रीज़ हैं वो आपके को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो अलग अलग ज्योमेट्रीज़ में अलग अलग लिगेंड के नंबर के आधार पर डेल्टा की वैल्यू भी कम और ज़्यादा हो सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होने का एक कारण तो ये हो गया कि लिगेंड्स का नंबर ज़्यादा है, 6 लिगेंड्स मेटल को अप्रोच कर रहे हैं। साथ ही आप पुराने लेक्चर्स देखिए, आपको ये भी समझ आएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो आपके लिगेंड्स हैं और आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एक्स वाई और जेड एक्सिस पर मौजूद हैं और उनका जो इंटरेक्शन है वो वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। जबकि टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसके अंदर जो लिगेंड्स हैं वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में अरेंज्ड हैं, इसलिए उनका जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। और इसके लिए आप पुराने वीडियो लेक्चर्स देखिए, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।